हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा ही साधन है। हमने क्लास 6 का हिस्ट्री के 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आप आराम से प्लेलिस्ट में जाकर के सारे चैप्टर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं क्लास 7 की ओर, जहाँ पे हम अपना पास्ट समझेंगे, पास्ट का दूसरा अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसमें कुछ चैप्टर्स है 8 और हम उसे लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आप कंटेंट देख सकते हो, जैसे कि ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years, किंग्स एंड किंगडम्स, दिल्ली, द मुगल्स, ये सब चीज़ के बारे में। ठीक है, अब हम पहला चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। कहने का क्या मतलब है? ट्रेसिंग चेंजेस हजारों साल से बदला हुआ है। ये ऑब्वियस सा बात है कि साल दर साल बदलाव, मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट होना ही है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे कि डेवलपमेंट कौन सा पाथ लिया थ्रू टाइम। जैसे इस मैप को देख करके हमको पता चल रहा है ये 1154 में बनाया गया मैप है। 1154 सी में, मतलब क्राइस्ट के जन्मने से 1154 साल पहले बनाया गया हुआ ये मैप है। अरबी में इसमें शब्द लिखा हुआ है, मार्किंग्स किए हुए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या है। ठीक है, ये पता है कब समझ में आएगा? इसको जब इन्वर्ट करके देखोगे ना, उल्टा करके देखोगे, तब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, ये जो है ये इंडिया है, ये है आपको क्या बोलते हैं, श्रीलंका है। ठीक है, तो ये जो है अल इदरीसी एक अरब जोग्राफर था, उसने ये मैप बनाया था, जो कि क्लियर नहीं है उतना, पर मान के चलते हैं। ठीक है, उससे 600 साल के बाद 1720 के अराउंड एक फ्रेंच कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर भी याद करना एक शब्द है, कार्टोग्राफर का मतलब है द वन हु मेक्स मैप। ठीक है ना, जो मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। ये दूसरा मैप है जो इसने बनाया है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि पहला वाला मैप को उल्टा बनाया और दूसरा वाला मैप जो है वो काफ़ी विजिबल है देखने को लगे, क्योंकि इसमें जो है कन्नौज शहर का नाम दिया है जो आज उत्तर प्रदेश में है। इस मैप का इस्तेमाल किया जाता था पुराने मर्चेंट्स के द्वारा, पुराने ट्रेडर्स के द्वारा, जो लोग वॉयज पे निकलते थे, जो लोग ट्रेडिंग करने के लिए निकलते थे। ठीक है, एक फन फैक्ट है, फन फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि पहला वर्ल्ड मैप जो है वो किसने बनाया था? एनेक्सिमेंडर ने बनाया था। कब बनाया था? 6ठी शताब्दी में। और 1742 में भारत का पहला मैप बना था, जो कि बनाया था जेम्स रेलन ने। अब आप बोलोगे कि 1720 में ये वाला मैप बना, फिर आप कैसे बोल रहे? भारत का मैप मतलब डेडिकेटेड मैप, जिसका बाउंड्री कंसर्न्ड है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है बाउंड्री है ही नहीं, समझ ही में नहीं आ रहा है। नाम भी क्या लिखा है ये? इंदेश। इंदेश स्पेलिंग भी गलत है, कोई बात नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे हो 600 साल के बाद मैप में कितना डिफरेंस आया है। इसका मतलब है कि लोगों ने ट्रैवल किया है। अब बिना ट्रैवल किए, उस टाइम तो सैटेलाइट था नहीं, बिना ट्रैवल किए उन्होंने ये बनाया है। ठीक है, द एटलस नोवियो ऑफ गुलेमान दे इजले। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन द टू पीरियड्स। और ये फैक्ट जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्टोग्राफी का जो साइंस है, मैप बनाने का जो साइंस है, वो दोनों दशक में काफ़ी अलग हो चुका है, क्योंकि 6 साल पार हो चुके हैं। नाउ पीपल हैव ट्रेवल्ड मोर, नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड मोर अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds. जब कोई हिस्टोरियन पुराने दस्तावेजों को पढ़ता है, उसको समझने का कोशिश करता है, मैप्स को समझने का कोशिश करता है, तो उसको बहुत ही सेंसिटिव होकर के उसको देखना होता है, क्योंकि क्योंकि मैप जो है वो बदला है काफ़ी समय से, टाइम टू टाइम, लोगों के अकॉर्डिंग। तो उसको बहुत ही सोच समझ करके एक आंकलन करना पड़ता है कि हमको क्या लेना है उस मैप से और क्या नहीं लेना है। इफ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स? अगर इंफॉर्मेशन का कंटेक्स्ट टाइम टू टाइम बदल रहा है, तो उसका शब्द और मतलब का क्या होगा फिर? ठीक है, तो हिस्टोरी का जो रिकॉर्ड्स है वो टाइम टू टाइम समझ में आता है। ठीक है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में है, और लैंग्वेजेस तो बदलती रही हैं, लैंग्वेजेस भी डेवलप हुई हैं समय के साथ। ठीक है, जैसे कि मिडिवल पर्शियन जो है वो मॉडर्न पर्शियन से बहुत अलग है। जैसे हम लोग जो आज हिंदी बोलते हैं वो काफ़ी अलग है पुरानी हिंदी से। हम लोग जो आज संस्कृत पढ़ते हैं वो पुरानी संस्कृत से, खड़ी संस्कृत से काफ़ी अलग है। ठीक है, ना ही सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी में, बल्कि जो शब्दों का मतलब है वो भी बदला है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। जैसे आप हिंदुस्तानी ले लो, हम लोग आज समझते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो भारत। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसने किया था सबसे पहले? ये टर्म यूज हुआ था 13वीं शताब्दी में मिनहाज ई सिराज के द्वारा। क्रॉनिकलर, क्रॉनिकलर कौन होता है? वैसा पर्सन जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक मोमेंट्स को लिखता है। ठीक है,
हर कोर्ट में कोई ना कोई एक क्रॉनिकलर होता ही है जो कि इतिहास को लिखता है। हु रोट इन पर्शियन, मिनहाज ई सिराज ने पर्शियन में लिखा हिंदुस्तान, और उसका हिंदुस्तान का मतलब था पंजाब, हरियाणा और कुछ लैंड जो गंगा और यमुना जहाँ पे पास करती है, उसका हिंदुस्तान का मतलब वही था। वो इस शब्द का इस्तेमाल दिल्ली सल्तनत में एज अ पॉलिटिकल सेंस इस्तेमाल किया था कि हमें हिंदुस्तान फतह करना है। माने क्या? माने पंजाब, हरियाणा और वो सारे हिस्से जहाँ पे गंगा और यमुना बहती है। ठीक है। और वहीं पे आप देखोगे तो 16वीं शताब्दी में बाबर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया हिंदुस्तान, उसका ज्योग्राफी डिफाइन करने के लिए। मतलब उस टाइम पे जब आप 13वीं शताब्दी में देखोगे मिनहाज सिराज के बारे में, मिनहाज सिराज जो क्रॉनिकलर ने लिखा था एज एन हिंदुस्तान को, तब उसने हिंदुस्तान को डिफाइन किया था कि पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और वो सारी जगह जहाँ पे गंगा और यमुना पास करती है, वो सारा जो है वो हिंदुस्तान है। पर वही 16वीं शताब्दी में आप बाबर को देखो तो बाबर जो है पूरा का पूरा हिंदुस्तान को, पूरा का पूरा कंटेंट को एक्सेप्ट साउथ इंडिया को छोड़ करके वो पूरा का पूरा को हिंदुस्तान समझता था। चाहे वो अफगानिस्तान का हिस्सा हो, चाहे वो पाकिस्तान का हिस्सा हो या बांग्लादेश का हिस्सा हो, वो सब को हिंदुस्तान ही मानता था। तो शब्द का मतलब कैसे टाइम टू टाइम बदल गया है। और हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे कि 14वीं शताब्दी में जब पोएट अमीर खुसरो ने हिंद का इस्तेमाल किया था तो उसका हिंद का क्या मतलब था। ठीक है। While the idea of the geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan didn't carry the political and national meaning which was associated with it today. जैसे कि हिंद का मतलब हम लोग इंडिया समझते हैं और इंडिया एग्जिस्ट करता है आज, पर हिंदुस्तान का मतलब वो नहीं था। हिंदुस्तान का मतलब पॉलिटिकली और नेशनली बहुत अलग मतलब था। पंजाब, हरियाणा और सिर्फ वही सारा रीजन जहाँ पे गंगा और यमुना पास करती है। इसका मतलब साउथ का पूरा रीजन हमारा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन हमारा नहीं। Historians today have to be careful about the terms that they use because they mean different things in the past. Take for example a simple term like the foreigner. हिस्टोरियन को, जितने भी इतिहासकार हैं, वो सब को बहुत ही बारीकी से इन शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सारे शब्दों के अर्थ तब कुछ और थे, आज कुछ और हैं। आप जैसे एग्जांपल ले लो फॉरेनर। आज हम किसको फॉरेनर समझते हैं? वो जो भारतीय नहीं है। पर पुराने ज़माने में फॉरेनर किसको समझते थे? वो जो दूसरे गाँव का है। ठीक है ना? Was any stranger who appeared, say, in the given village, someone who was not a part of the society or culture. वो जो समाज और जो भी कल्चर है उसका हिस्सा नहीं था, वो सब फॉरेनर में आता था। ठीक है। जैसे सिटी ड्वेलर therefore might have regarded as forest dweller as a foreigner. जो लोग शहर में घूमते थे वो लोग जंगल में घूमने वाले लोगों को फॉरेनर समझते थे, लेकिन दोनों ही पीजेंट थे। ठीक है। तो बात कहने का यही मतलब है कि समय के साथ साथ शब्दों का अर्थ जो है वो बदलते चला गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सीखने का चीज़ है, सीखने का चीज़ है कि समय के साथ शब्दों का अर्थ बदला है और उसी अनुसार हम लोग को शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। इतिहासकार क्या कहते हैं? इतिहासकार अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं इतिहास को समझने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और एक तथ्य पर आने के लिए। पिछले साल, मतलब पिछले साल नहीं, पिछले क्लास में हमने क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ा जिसमें हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जाना, हर्षवर्धन के बारे में जाना। कहाँ से? उनकी लिखी गई किताबों के द्वारा ना, हर्षचरित, वहाँ से पढ़ा हमने, जो बाण भट्ट ने लिखी थी। फ्रॉम रफली 700 से 1750 के बीच में हमने ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। You'll notice some continuity in the sources used by historians for the study of the period. आप कुछ कंटिन्यूटी देखोगे वहाँ पे, पर मोर ओवर कंटिन्यूटी से ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि बीच का पीरियड में क्या हुआ वो किसी को नहीं मालूम। दे स्टिल रिलाई ऑन, वो लोग इतिहासकार लोग इतिहास जानने के लिए कॉइन्स का, इंस्क्रिप्शंस का, आर्किटेक्चर का, टेक्सचुअल रिकॉर्ड का, ये सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। पर इन सब में भी बहुत ही पृथकता है, अलग है। मतलब कि आप जैसे मान लो कि हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य के लास्ट वंशज बृहद्रथ का स्टोरी है। बृहद्रथ को मार दिया था पुष्यमित्र। कैसे मारा, क्या एग्जैक्टली चीज था, वो अभी भी ब्लैंक है, वो स्पेस ब्लैंक है। हरप्पन सिविलाइजेशन जो है 1900 तक चला, 3300 से 1900 तक चला, लेकिन अब यहाँ तक चला, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी है हमें, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये पूरा गायब है। ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे इतिहास में इतना सारा डिसकंटिन्यूटी है जिसको हमको जानना जरूरी है। और जानेंगे कैसे हम? तो वो धीरे धीरे जब हमें मिलेंगे आर्काइव्स तब हमको पता चलेगा, है कि नहीं? अब जो है
ये भी बात है, पेपर का एक बहुत बड़ा इशू वहाँ पे खड़ा होता है कि उस टाइम पे पेपर का बहुत कमी हुआ करता था, पेपर नहीं होता था अगर देखा जाए तो। जो लोग रईस होते थे वो लोग ही पेपर का इस्तेमाल करते थे, या जो स्कॉलर्स होते थे वो सब ही। बहुत लोग तो क्या करते थे कि जो जो नॉलेज या फिर जो जो इन्फॉर्मेशन काम का नहीं होता है उसको सुखा करके, धो करके, सुखा करके वापस उसमें नया लिखते थे। ठीक है, तो ऐसे करके भी चलाया जाता था। अब हम समझेंगे कि 13वीं और 14वीं सेंचुरी में पेपर का क्या डिफरेंस आया, कि 13वीं सेंचुरी में लोग ऐसा कर रहे थे कि लिख करके मिटा दे रहे थे और फिर नया लिख रहे थे, और 14वीं सेंचुरी में नहीं, लोग पेपर खरीद रहे थे। कैसे डिफरेंसेस आया, उन सब चीज़ों के बारे में भी जानना उतना ही अत्यावश्यक है। तो 14वीं सेंचुरी में, मतलब कि 1436 में पहला प्रिंटिंग प्रेस बना, जो कि बनाया जर्मनी का गोल्ड स्मिथ जोहानेस गुटेनबर्ग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया, जब टेक्निक्स हल्के हो गए, माने कि पहले क्या था कि इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क टू गेट पेपर फ्रॉम द ट्री, अभी जो है बहुत इजी हो गया है कि पेपर मिल गया। अब जब इजी हो गया एक्सकवेट करना, निकालना, इन्वेंट करना पेपर, तो अब लोग खरीदना आसान हो गया है। एक तो कॉस्ट भी कम पड़ता है और अब प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए 14वीं सेंचुरी में जब प्रिंटिंग प्रेस का क्या बोलते हैं, इन्वेंशन हुआ, तभी इजी हो गया। ठीक है, लोगों के लिए लिखना, आर्काइव्स बनाना। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट। पीपल क्या क्या लिखने के लिए चालू यूज करते थे उसको। होली टेक्स्ट मतलब कि महाभारत, गीता, कुरान, ये सब चीज़ का लिखने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, या फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो मॉन्क्स लोगों ने अपनी बातें कही हैं, वो सब लिखने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, monasteries and temples, and they were placed in libraries and archives. मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो वेल्दी पीपल, जो लोग रईस होते थे, जो रूलर्स होते थे, या जिनका मॉनेस्ट्री या टेम्पल हुआ करता था, वो लोग लिख करके जमा करते थे। कहाँ पे जमा करते थे? लाइब्रेरी में या आर्काइव में। आर्काइव एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर किया जाता है। इट इज़ काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी, पर ये जो है सिर्फ हिस्ट्री का लाइब्रेरी है। और ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है, अब मान लो कि हम आज अभी लिख करके जा रहे हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन लिख करके जा रहे हैं कि मेरा नाम सुमित है, तो सुमित इज एन अगली पर्सन। ठीक है, अब तो ये डिजिटल हो गया है, तो अब मान लो कि 100 साल के बाद कोई बच्चा आएगा, सेम लैपटॉप खोलेगा, बोलेगा कि व्हाट इज दिस रिटन, व्हाट इज दिस लैंग्वेज, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। फिर इसको डिकोड करके समझने की कोशिश करेगा। सुमित इज अ बैड पर्सन। अब पहले जानने का कोशिश करेगा सुमित कौन है, फिर वो अपने आप को बैड पर्सन क्यों कह रहा है। ये सब चीज़ जो है, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी, या फिर हम कहें कि इसको एक आर्काइव की तरह से लिया जा सकता है। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली चंद्रगुप्त मौर्य का कोई क्रॉनिकलर होगा, ठीक है, उसने साथ में बैठ करके लिखना चालू किया कि इस वंश के बारे में लिखना इंपॉर्टेंट है ना। और वो किसके बारे में क्या लिखेगा? अच्छा ही लिखेगा, खराब थोड़ी लिखेगा। लिख करके और दबा करके चला गया। अब हम उसको आर्काइव निकल रहा है तो हम उसको यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि 13वीं शताब्दी में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि मैन्युस्क्रिप्ट का कॉपी किया जाए। जब प्रिंटिंग प्रेस बन गया तब प्रिंट्स निकलने लगे, लोग इस्तेमाल करने लगे बिना लिखे हुए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये आदमी जो है कितना मुश्किल से देख देख करके लिख रहा है, ये मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, अब ये जैसे भाषा देखो, ये दो है, ये एक अरेबिक है और ये पर्शियन है। लेफ्ट में जो है ये वाला जो है, ये नस्तालिक स्टाइल है, जिसमें हल्का लिखा गया है। और राइट में जो है, इसको बोलते हैं सिखास्त, ये थोड़ा सा मोटा लिखा गया है और काफ़ी डिफिकल्ट है इसको लिखना। ठीक है, मतलब कि जो शब्द है, शब्दों के आकार है, वो भी समय के साथ बदलते रहे हैं, तो उसको समझना भी काफ़ी डिफिकल्ट काम है। ठीक है, तो वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। हम लोग बस इसी चीज़ पे को आधार बनाते हैं, जो पुराने स्क्राइब्स है, पुराना जो लिखा हुआ है, उस सब चीज़ को आधार बना करके हम उसके लिए उसको पढ़ते हैं और उसके ऊपर इतिहास लिखते हैं। ठीक है, ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइप्स। जो कई कई अवसर पर क्रॉनिकल्स जो है उनको रिवाइज किया जाता था, एक नया इतिहास लिखने का कोशिश किया जाता था। 14वीं शताब्दी में जैसे जियाउद्दीन बरानी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल के बीच में थे, उन्होंने पहला क्रॉनिकल लिखा था 1356 में। ठीक है, एंड अनदर वर्जन, और जो दूसरा वर्जन था वो 2 साल के बाद लिखा था। इसका मतलब है कि मान लो कि अगर किसी का भी शासन चल रहा, अभी जैसे कांग्रेस का शासन चल रहा था, तो अगर हम जियाउद्दीन बरानी हैं और कांग्रेस एक
एम्पायर चला रहा है, तो हम उसके बारे में अभी लिखे कुछ, ठीक है ना। कुछ साल के बाद जब तख्ता पलट हो गया, नया सरकार आया, तो हमको अब कांग्रेस का कमी दिखने लगा, तो नाउ आई स्टार्टेड राइटिंग बैड अबाउट कांग्रेस। अब मेरा थॉट प्रोसेस बदल गया कांग्रेस को लेकर के, तो हम एक नया क्रॉनिकल लिखे। ऐसे करके लोग जो है अपना डेटा को बदलते थे, अपना डेटा को मॉडिफाई करते थे। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन 700 से 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. At different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation. हजारों साल की स्टडी 700 से लेकर के 1700 साल 50 साल के बीच में एक काफ़ी मेहनत भरा कार्य है हिस्टोरियंस के लिए, कि वो समझ पाएँ कि एग्जैक्टली क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। पर when we know about पर्शियन व्हील, एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है उस टाइम का। स्पिनिंग व्हील जो है वीविंग के लिए बहुत बड़ा है। ये जैसे फायर आर्म्स हो गया, मतलब कि बंदूक, ये सब जो है उस टाइम का बहुत बड़ा इन्वेंशंस था, ठीक है। नया नया टाइप का खाना, नया नया टाइप का बेवरेजेस, ये सब कॉन्टिनेंट में आया, ये सब भारत में आया, जैसे पोटैटोज, कॉर्न्स, चिलीज, टी, कॉफ़ी। अलग अलग चीज़ें जो है वो अलग अलग समय काल पे आती गई। इन सब चीज़ के बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। दिस पीपल वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। उस टाइम पे लोग जो है वो आराम से ट्रैवल भी कर पाते थे, क्योंकि सड़कों का निर्माण हो रहा था, डैम्स का निर्माण हो रहा था। फिर जो राजा महाराज थे उस टाइम पे घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ग्रुप में लोग जो है लंबे लंबे पथ पर चलते थे, लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, तो लोगों के लिए इजी था उस टाइम पे क्रॉनिकल्स लिखना अबाउट चलने के मामले में, डिस्टेंस के मामले में। वन ग्रुप ऑफ पीपल बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स। एक जो है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है उस समय काल के, वो है राजपूत। ये शब्द जो है वो डिराइव हुआ है राजपुत्र से। इसका मतलब है सन ऑफ अ रूलर, मतलब एक राजा का बच्चा। और 8वीं और 14वीं शताब्दी में द टर्म वाज अप्लाइड मोस्ट जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। ये टर्म उसके लिए इस्तेमाल किया गया जो लोग अपने आप को क्षत्रिय क्लेम करते थे। ये है पर्शियन व्हील, ठीक है। The term included not just rulers and chieftains, but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. राजपूत के बारे में आपको मालूम ही होगा। इसका मतलब है कि वो लोग जो राजपूत के बच्चे होते थे, ये टर्म सिर्फ उनके लिए ही इस्तेमाल नहीं होता है जो लोग राजा के या फिर किसी मिलिट्री लीडर के बेटे हों, बल्कि ये टर्म उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो लोग सोल्जर्स रहे होंगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये टर्म इस बात पे कंसाइज नहीं है कि वो राजा के बेटे हैं, क्योंकि सारे राजपूत अपने आप को अपने मन का राजा ही मानते हैं, ठीक है। A chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि घुड़सवार की दौड़, उनका शौर्य, ये सब चीज़, उनका सेंस ऑफ लॉयल्टी, पद्मावत में आपने देखा होगा, वो सब जो है क्रॉनिकल्स में पाया जाता है। बाकी लोग जैसे कि मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स जो है ये असम में थे, एंड द कायस्थास ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट। ये लोग भी अपना अवसर का इस्तेमाल किया पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए। सवाई मान सिंह हो गए या फिर महाराणा प्रताप हो गए, बहुत सारे राजपूताना लीडर्स हैं, ठीक है। सिक्स जट्स, बहुत कुछ है। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वर अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। उस टाइम पे बहुत ही लगातार पेड़ों की कटाई हो रही थी, एग्रीकल्चर बढ़ रहा था। ये चेंज जो है वो काफ़ी ज़रूरी भी था और काफ़ी फास्ट भी था। ये सब चेंज होने की वजह से, ये सब बदलाव होने की वजह से जो वहाँ के मूल निवासी थे, ठीक है, जो लोग वहाँ पे रहते थे, जिनका जीवन का आधार सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, वो पूरा का पूरा वो जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जिनको कहते थे, ये सब बदलावों की वजह से उनको माइग्रेट करना पड़ा। वो लोग और नॉर्थ की तरफ ढकेले गए। अदर स्टार्टेड टीलिंग द लैंड बिकेम पीजेंट्स। बहुत लोगों ने अपना ज़मीन हड़पा और वहाँ पे पीजेंट्स बन गए। ये न्यू पीजेंट ग्रुप जो है वो लोग रीजनल मार्केट्स, प्रीस और मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स, ये सब उन्होंने चालू किया, सब मिल करके। ये एक समाज का फॉर्मेशन का बातचीत हो रहा है, ठीक है। वो लोग सोसाइटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो गए। जो लोग टैक्स पे करते थे,
गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते थे जो लोग वहाँ के लोकल राजा होते थे। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमॉन्ग्स पीजेंट्स। इसके वजह से सामाजिक जो अंतरता है, जो डिफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया पीजेंट्स के बीच में। कुछ लोग थे जिनके पास बहुत सारा लैंड था, कुछ के पास कुछ भी नहीं था। कुछ लोग थे जो आर्टिसनल काम करके थोड़ा बड़ा पैसा कमाते थे। जैसे आज का सोसाइटी बटा हुआ है, कोई बराबर नहीं है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो एक हायर पोस्ट पे है, जिसके पास कम है वो नीचे है। As society became more differentiated, people were grouped into जातिज और सब कास्ट। जब सोसाइटी और ज़्यादा अलग हो गया तो जाति, सब कास्ट और रैंक, ये सब चीज़ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये बेसिक बात है। ये आप समझ रहे होगे कि हमेशा से लिखा होकर के आया है तो नहीं। ये बहुत डिपेंडेंट होता है कि अगर आप गधे के बालक हो तो आपको गधा ही माना जाएगा, राइट। दैट इज हाउ थिंग्स, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो अगर आपका परनाना परदादा जो भी है, आपका अगर पूर्वज वैसा है जो कि कभी भी लैंड एक्वायर नहीं किया, जिसके पास संपत्ति नहीं है, you will be treated the same as your fathers and forefathers were being treated. And that's how the development of the jati or the caste system originates, dependent on what positions do you have. Jatis framed their own rules and regulations. जाति की वजह से खुद का ही अपना एक रूल और रेगुलेशन बन गया। ठीक है, जहाँ पे जाति पंचायत होता था और जाति, जितने भी जाति थे उनको उन पंचायत का राय को मानना पड़ता था। ठीक है, regions and empire. Larger states like those of the Cholas, Tughlaqs और मुगल्स, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन लोगों ने आधा से ज़्यादा क्षेत्र अपना करके रखा था। संस्कृत में जो हम लोग प्रशस्ति पढ़ते हैं, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रशस्ति के बारे में, तो कि लिखा जाता है तो दिल्ली का सुल्तान जो जियासुद्दीन बलबन था 1266 से 1287 में, उसने बताया है अपने रूल के बारे में। ठीक है, उस टाइम कैसे उसने बंगाल जीता और और अफगानिस्तान तक जा करके वेस्ट तक जीत करके आया और सारा का सारा साउथ इंडिया भी अपने अंदर कवर कर लिया। ठीक है, पीपल, लोग जो अलग अलग रीजन्स के थे, जैसे गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब जो है अपनी आर्मी के साथ गए वहाँ पे जीतने के लिए। ये जैसे यहाँ पे ये पूरा का पूरा मैप है, इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए कि कौन कौन सा रीजन है, गौड़ा कहाँ पे है, और यहाँ पे नाम दिया हुआ है जैसे सिविस्तान, सरस्वती, कारा, अवध, बिहार, तालंज, ये सब जो है अपनी आर्मी के साथ गए इन जगहों को जीतने के लिए। ठीक है, at the same time they try to understand why rulers keep claiming to have control over different parts of the country, subcontinent। वो इसलिए क्योंकि जाति के नाम पे जब आपके साथ भेदभाव होता है तो आप चाहते हैं कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हमेशा टॉप पे रहें। लैंग्वेजेस एंड रीजन, 1318 में अमीर खुसरो जो है वो लिखते हैं कि यहाँ पे एक भाषाएं नहीं है, कई सारी भाषाएं हैं, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, गुजारी, गौरी, अवधी। अगर आपका भी कोई भी इस लैंग्वेज से नाता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा भाषा बोलते हैं। अमीर खुसरो ये भी बताए कि कैसे संस्कृत, पुराना जो संस्कृत है वो आज के संस्कृत से काफ़ी अलग है। 700 तक बहुत सारे रीजन जो है वो पोजेस किए जा चुके थे। ठीक है, अंदर मतलब कि बहुत सारे रूलर्स आए, उन्होंने पोजेस किया अलग अलग रीजन्स को। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, फिर उनके पिता चंद्रगुप्त वन के बारे में, हर्षचरितमानस में जो लिखा हुआ है हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, पुष्यमित्र के बारे में पढ़ा, चोला किंगडम, पांड्या किंगडम, ये सब के बारे में पढ़ा। इससे हमें पता चलता है कि जियोग्राफिकल डायमेंशंस जो है वो सेट हो गई थी और लोगों ने अपने डायमेंशंस को, अपने एरिया को बांधना चालू कर दिया था। ओकेजनली अलग अलग एम्पायर बनते गए और उन्होंने अपना जो एम्पायर है, अपना जो रीजन है, उसको डाइवर्स करने का कोशिश किया। सारे लोगों ने ही चाहा कि पूरे हिंदुस्तान उनके कब्जे में आ जाए। इनमें से कोई सा भी एम्पायर जो है वो इक्वली स्टेबल या सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि कोई ना कोई टाइम के बाद सबका ही विध्वंस होना चालू हो गया। जब मुगल एम्पायर का विध्वंस हुआ 18वीं शताब्दी में, तो उसके वजह से रीजनल स्टेट्स का री इमर्जेंस चालू हुआ, माने प्रिंसली स्टेट्स। जैसे ही मुगल एम्पायर खत्म हुआ, ताकत खत्म हुआ, तो अलग अलग स्टेट के राजाओं ने
अपना आधिपत्य जमा लिया वापस से। But years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions. Almost all the subcontinent the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. And this was apparent in the emergence of many districts and management of the economy, allied cultures and language. Through the thousand years between 700 से 1750, the characters of the different regions didn't grow in isolation. These regions felt an impact of the larger pan-regional forces or integration. अगर आप बात करोगे जब 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश एम्पायर आ गया, मुगल एम्पायर का विध्वंस हो गया, मुगल एम्पायर पूरा कमजोर पड़ गया, तो जो वहाँ के नेचुरल राजा थे पहले से, वो लोग ने वापस पावर कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। पर इससे बहुत बदलाव नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ के लोगों ने पुरानी सत्ता से इन्फ्लुएंस होकर के अपना चरित्र बदल दिया था। ठीक है। और जब भी कोई छोटा पावर आता है, अगर मान लो कि भारत में अगर नरेंद्र मोदी ने यहाँ शासन कर लिया है, यहाँ ऑलरेडी हिंदुत्व का नारा दे दिया है, तो चाहे लाख मेहनत कर लो, ये जो है ना, ये जो पावर उन्होंने क्रिएट किया है, वो अब मर जाते हैं या कोई और रूलर आता है, ये पावर को ओवरशैडो कोई नहीं कर पाएगा। ये जो थिंकिंग, ये जो मेंटालिटी घुस गया है, जो हमारे अंदर कल्चर घुस गया है इस चीज का, हिंदुत्व का, वो आप लाख चाहो मेहनत कर लो, जब तक नरेंद्र मोदी से ज्यादा पावर का कोई आदमी रूल नहीं करेगा और ज्यादा समय तक रूल नहीं करेगा, तब तक ये हमारे हृदय से नहीं जाने वाला है। पुराने और नए रिलीजन, the thousand years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. हजारों साल का इतिहास ये बताता है कि जो रिलीजियस ट्रेडिशन में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो लोगों के विश्वास की वजह से हुआ है। कुछ जो एक इंडिविजुअल ने किया है और कुछ जो बहुत सारे लोगों ने मिल करके किया है, जैसे बुद्ध का आना, जैसे जैन का आना। ठीक है, ये सब एक इंडिविजुअल बिलीफ है। जैसे हिंदुइज्म का हमेशा से ही जनरेटेड रहना, वो एक कॉलेक्टिव वे है। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट important changes occurred when we call Hinduism today. This included the worship of new deities. तो समय के साथ साथ हम लोगों ने भगवान भी क्रिएट किए और भगवान का पूजन चालू किया, नए भगवानों का। और जो संस्कृत टेक्स्ट, जिन आदमी को भी उस टाइम पे जो हिंदुइज्म को प्रीच करता था, जो वहाँ के ब्राह्मण्स होते थे, उनको बहुत ही इज्जत दिया जाता था और उसको एक डोमिनेंट सोसाइटी माना जाता था। ठीक है, इसी वजह से ये वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण्स ऑलवेज एट द टॉप, बिकॉज उनके पास है ना नर्क में जगह देने का, वो क्या बोलते हैं, टिकट जो होता है, ब्लैक टिकट। जो लोगों को संस्कृत पढ़ना आता था, जैसे ब्राह्मण को, उनका बहुत इज्जत था समाज में। ठीक है, और उनको सपोर्ट मिलता था नए राजाओं के द्वारा, और उन लोगों के बारे में उन लोगों से जिनके पास ताकत बहुत ज्यादा था। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड, 700 से 1750 पीरियड की बात कर रहे हैं, जब भक्ति का आइडिया बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, लोगों की पूजा, भगवान की पूजा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये ऐसा पीरियड था जब नया रिलीजन जो है अपने सब कॉन्टिनेंट में आना चालू हुआ, क्योंकि उस टाइम पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो 5th 6th सेंचुरी में आया है बुद्धिज्म, और उसी के अराउंड में आया है जैनिज्म। ठीक है, ये एक नया कल्चर है, भारत में कभी ऐसा नहीं था। भारत में हमेशा से हिंदुइज्म था। पर देन ये के आने के बाद, फिर उसके बाद फिर शायद 11 या 12वीं सेंचुरी में यहाँ पे मुस्लिम्स का आगमन हुआ और यहाँ पे इस्लाम रूल चला। तो कैन यू सी, आप समझ पा रहे हो कि कैसे लोगों के आने की वजह से, अलग अलग इन्वेडर्स के आने की वजह से हमारे भारत ने एक नया धार्मिक मोड़ अपनाया है। यहाँ पे हम लोग सारे धर्म के तरफ टॉलरेंस रखते हैं, और सभी ने जो किताबें लिखी हैं, जैसे मुस्लिम में कुरान है, हिंदुइज्म में महाभारत है, वैसे ही ये सारे टेक्स्ट जो है वो सिखाते हैं कि भगवान को कैसे पूजा जाता है, क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, किनको पूजना है, किनको नहीं पूजना है। जैसे मुस्लिम जो है वो कुरान को रिकॉर्ड करते हैं और उनके अकॉर्डिंग अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं, सिर्फ एक अल्लाह ही है जो भगवान देते हैं, जो प्यार करते हैं, जो मर्शी करते हैं, जो लोगों को अपने हकीकत को दिखाते हैं, उनके सोशल बैकग्राउंड को ठीक करते हैं। मेनी रूलर्स वेर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम, वो लोग
बहुत सारे जो रूलर्स थे वो लोग सपोर्ट करते थे, ठीक है। कई सारे राजा जो थे वो धर्म के संरक्षक थे, जैसे मुस्लिम इन्वेडर्स और रूलर्स जो थे, या फिर क्रिश्चियन इन्वेडर्स जो ब्रिटिश एम्पायर के तहत यहाँ पे आए थे, वो लोग पैट्रन्स है। पैट्रन्स का अर्थ होता है क्या? पैट्रन्स का अर्थ होता है संरक्षक, जो लोग अपने धर्म का संरक्षण करते हैं। तो वो लोग इस्लाम का संरक्षण करते थे। एंड द उलमा, जो कि लर्न थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट होते थे। उलमा का मतलब वो रिलीजियस प्रीचर को उलमा कहते हैं, ठीक है। और थियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो जो धर्म की पढ़ाई करते हैं। और हिंदुइज्म की तरह भी इस्लाम को भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया अपने फॉलोअर्स के द्वारा। जैसे कि स्टार्टिंग में मुस्लिम्स का डिवीज़न नहीं था, बल्कि डिवीज़न था ही नहीं कभी, पर उसके बाद डिवीज़न आया। अभी फ़िलहाल तो पसमानदा कम्युनिटी है, पर शिया और सुन्नी के बारे में आपने सुना होगा। शिया मुस्लिम्स वो जो लोग अपने आप को प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ अली को अपना लीडर मानते हैं। और सुन्नी मुस्लिम वो जिन्होंने खिलाफ को या फिर खलीफा को अपना अपना राजा माना, या फिर कहे तो उनको एज इन अपना अथॉरिटी माना है कि हम उनको ही सपोर्ट करेगा, उनका ही बात सुनेगा। There were other important differences between the various schools of law. अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट से भी डिफरेंसेस क्रिएट हुए, जैसे कि हनफी, सफ़ई, मलकी, ये सब जो है अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट है, जिसकी वजह से लोग अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन सुनते हैं, ठीक है। क्योंकि इट्स नॉट व्हाट द रीडर रीड्स, इट्स अबाउट इट्स नॉट व्हाट द राइटर राइट्स, इट्स अबाउट व्हाट द रीडर रीड्स। जो आप समझोगे, पढ़ोगे, देख करके, वो आपका मानसिकता के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, हिस्टोरियंस ऐसे समय नहीं देखते क्लॉक की तरह, कैलेंडर की तरह। वो लोग ऐसे देखते हैं कि बदलाव कैसे हुआ है। अगर आप बदल ही नहीं रहे हो, इफ़ यू आर, अगर आप जब पैदा लिया हो वैसा ही हो और ज़िंदगी भर वैसे ही रहोगे, तो समय का क्या अर्थ? समय का तो कोई मतलब नहीं। समय का तब मतलब है जब बदलाव हो रहा है, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, अलग अलग तरीकों से, ठीक है। तो हिस्टोरियंस जो है वो समय को ऐसे ही पढ़ते हैं। इट्स नॉट अबाउट अ कैलेंडर और अ क्लॉक, इट्स अबाउट द चेंज, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड ऑल थ्रू। So when we talk about stone age, we talk about stones. No, when we switch to the iron age, it means that we have shifted from one thing to another. Until that time stone is being used, that age has to be considered as a single age, right? Right. That is how historicals or historians perceive history. In the middle of the 19th century, British historians 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है वो हिस्ट्री, भारत के इतिहास को 3 पीरियड में बांट दिया, एक हिंदू में, एक मुस्लिम में, एक ब्रिटिश में। ये डिवीजन इस बेसिस पे था कि कौन सा रिलीजन जो है उस टाइम पे रूल कर रहा था भारत में। जैसे पहले भारतीय हिंदू रूलर्स रूल करते थे, फिर मुसलमान आए, फिर ब्रिटिश आए, ऐसे करके। Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. इस डिवीजन के वजह से हमारा डाइवर्सिटी कहीं खोसा गया, क्योंकि not only this, there were multiple religions, as we talk of Jainism, Buddhism, Parsis, Zoroastrians, Jews. There are so many Jews in our nation as well. So, but we don't consider it as that, because the historian has just stated that there were 3 religions mainly, and that was Hindu, Muslim, and British, because they ruled over us. The people who don't rule over us has no place in the state. That's what stupidity is all about. The few historians follow the periodization today. Now look to economic and social factors to characterize the major developments, major events or elements of different movements in the past, and stories you read last year included a wide range of early societies. हमने पुराने समय में बहुत कुछ पढ़ा, हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा, अर्ली फार्मर्स के बारे में पढ़ा, वो लोग जो शहर में, गांव में रहते थे, एम्पायर्स, किंगडम कैसे डेवलप हुआ, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब जो तुम कहानी पढ़ने वाले हो वो एंशिएंट से कन्वर्ट होकर के मिडिवल की तरफ जा रहा है, ठीक है। प्रेजेंट सोसाइटी कैसे डेवलप हुआ, रीजनल और एम्पेरियल स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिंदुइज्म और इस्लाम एक मेजर रिलीजन कैसे उभर करके आया, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कैसे भारत आई, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। एंशिएंट पार्ट खत्म हो गया,
ठीक है. 16th and 18th century were quite different from the 8th or the 11th, because moreover the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity carries it with a sense of the material progress and intellectual advancement. डिफरेंसेस ऐसे ही हैं. हमारा इंटेलेक्ट भी बहुत बदला है समय के साथ साथ. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever. इसका मतलब ये है कि जो मध्यकालीन भारत में जो हुआ वो मॉडर्नाइजेशन से बहुत सिमिलर था, पर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था. There were many differences. There are many differences which we are going to study in the further chapters. And in हजारों साल में सोसाइटी, समाज, सामाजिकता, ये सब बहुत हाई लेवल पे बदली और इस सब चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तब तक के लिए टाटा बाय बाय अभी नहीं बोलेंगे, पहले ये थोड़ा जान लेते हैं. फॉरेनर किसको कहा जाता था पास्ट में? वो जो दूसरे गांव से आया हुआ रहता था, या कोई सिटी ड्वेलर है तो फॉरेस्ट ड्वेलर को देख करके बोलेगा कि वो फॉरेनर है. वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस ऑन द पीरियड आफ्टर 700. नहीं, ऐसा कोई बात नहीं. इंस्क्रिप्शंस मिला कैसे नहीं? तो मराठा asserted their political importance during this period. नहीं, मराठा काफ़ी लेट आया. 1750 से काफ़ी नहीं, 1750 के अराउंड ही आया, उससे पहले ही 1680s और 90s. फॉरेस्ट dwellers were sometimes pushed out of their lands. हाँ, बहुत बारी. कंट्रोल्ड आसाम, मणिपुर. नहीं, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सुल्तनत में आया था. आर्काइव्स एक ऐसा जगह है जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स और स्क्राइब स्टोर किया जाता है. ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट, सॉरी. ऐसा द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर. क्रॉनिकलर का नाम पढ़े थे, एक अमीर खुसरो का नाम सुने थे, और एक और था, क्या नाम था उसका? 14th सेंचुरी जियाउद्दीन बरानी. ठीक है, ये वैसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है, पर मेरे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, तुम लोग पढ़ लेना. जियाउद्दीन बरानी. कौन कौन से क्रॉप्स इंपॉर्टेंट थे उसका कॉन्टिनेंट में? राइस, व्हीट, पोटैटो. देख लेना एक बारी क्या क्या था. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या आया? तो वो पर्शियन व्हील आया, स्पिनिंग व्हील आया वीविंग के लिए, ये सब. और व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड? डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं, ज़बरदस्ती का टाइम पास किया गया रिलीजन के मामले में, पर फिर भी आंसर के लिए बता देता हूँ. पहले हिंदुइज्म था, फिर मुस्लिम इन्वेजन्स के कारण मुस्लिम आया, लेकिन उससे पहले बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत डेवलप कर चुका था. उसके बाद ब्रिटेन का क्रिश्चियन आया, तो ये सब रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ. अलग अलग होली टेक्स्ट लिखे गए, रिलीजन्स और कल्चर्स को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हुए रूल्स को लेकर के. उन्होंने सोसाइटी डेवलप करी, मॉनेस्ट्रीज बनाए, मस्जिद बनाए, ताकि लोग जो है प्रीच कर सके, और एक तरीका ढूंढा कि प्रीच कैसे करना है. ठीक है, थ्रू दैट होली टेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप फास्ट नहीं करते तो अगले जन्म में चूहे बने जाओगे, ऐसा कुछ. ठीक है ना. और चैप्टर ठीक था, आगे वाला चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे. बाकी तब तक के लिए टाटा बाय बाय. अभी मैं थक गया हूँ, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना. उत्साह बना रहता है ना.